Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. Well, chemistry is not just a subject of science. It is more than that. It depicts the relationship shared between two persons. Could be siblings, friends or a couple. And the kind of bond they share. Well, बॉन्ड से याद आया, आज हमारा चैप्टर जो है उसका नाम भी है केमिकल बॉन्डिंग। और जैसे रिलेशनशिप्स में आपस में गिव एंड टेक होता है कि यार तू मुझे अपना पेंसिल देगा तो मैं तुझे अपना इरेजर दूंगा, अगर तू मेरा होमवर्क में हेल्प करेगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। वेल, उसी तरह का गिव एंड टेक एलिमेंट्स के बीच भी होता है, लेकिन इस बार पेंसिल, इरेजर या चॉकलेट्स का एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से उनमें बनता है बॉन्ड। सो हम आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन कैसे करते हैं। जो एटम्स में लास्ट वाली शेल होती है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हों ये जरूरी नहीं है, अगर फुली फिल्ड हैं तो वो बहुत स्टेबल होते हैं और इस केस में उनको किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन अगर उनके पास ये शेल फुली फिल्ड नहीं है तो उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो इनको लूज कर दें, या फिर वो किसी से गेन कर लें, या फिर वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें ताकि उनकी लास्ट शेल फुली फिल्ड हो। लेकिन फुली फिल्ड होने से उनको क्या फ़ायदा है? उनको फ़ायदा है कि वो स्टेबल हो जाएंगे और हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। जो एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपिक्ट करती है कि वो कैसे कंबाइन करेंगे दूसरे एटम के साथ। अगर किसी भी एटम के पास लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करता है? उनको लूज करेगा। अब जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर एक लूज करेगा तो +1 चार्ज आएगा, 2 लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा, और अगर 3 लूज करेगा तो +3। इस केस में उनके पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनती हैं जिनको हम बोलते हैं कैटायंस। और अगर उनके पास लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और वो एक्वायर करेंगे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से उसको हम एनायन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी के पास लास्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करता है? वो करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉन्ड वो बना रहा है। मतलब बॉन्ड जो है मेनली आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक है आयनिक बॉन्ड, एक है कोवलेंट बॉन्ड। राइट, जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब जो कैटायन है वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, जो एनायन है वो कंप्लीटली गेन कर लेगी। और जब भी कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग होगी। जैसे कि कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पाना भी इजी नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाना भी इजी नहीं, तो वो क्या करता है? वो शेयर कर लेता है और वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड का ही एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा और वो दोनों कंबाइन करेंगे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम को बिलोंग करते हैं और वो डोनेट कर देता है दूसरी स्पीशीज को जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। राइट, सो डिफरेंसेस इसमें इंडिविजुअली, जैसे अगर आप CH4 बनाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडिविजुअली
एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, बट इन केस ऑफ अमोनिया इसके पास एक लोन पेयर है जो इसको डोनेट कर सकता है BCl3 को। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, लेकिन इन बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा कार्बन को और एक हाइड्रोजन को। सो बेसिकली जो फाइनल इसकी लाइन रहेगी वो यही रहेगी कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी लास्ट शेल को कंप्लीट कर सके। ओके, सो जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, सो दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो कंप्लीट करेगा अपनी शेल। फर्स्ट शेल में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो आपस में एक बॉन्ड बना के अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। अब नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन में जो शेल है लास्ट शेल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जिसमें से वो 3 अगर शेयर कर ले तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन में है लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा ताकि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके। तो मतलब जो छोटे वाले एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, और जो बड़े एलिमेंट्स 6 से ऊपर जितने भी हैं वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। सो इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो दे जस्ट मेक सिंगल बॉन्ड। देन जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स आपस में सेम ही एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। और अगर जो 2 सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, वी कॉल देम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, वी कॉल देम हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करें तो हम उनको कंपाउंड बोलते हैं। Then comes Lewis symbol। Lewis symbol सिंपल है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप इनको बस डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपको लुइस डॉट सिंबल मिल जाएगा। जैसे कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर इज 6, सो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 and 2p2। सो फर्स्ट शेल तो केमिकली कंबाइन नहीं करती है, सेकेंड शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 और 2p में 2। सो आप उसके लुइस डॉट स्ट्रक्चर में 4 डॉट्स शो करोगे। अगर आप बात कर रहे हो ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 and 2p4, राइट। तो ये फर्स्ट शेल नहीं, आपको लास्ट शेल मतलब इसकी सेकंड शेल में देखना है, और सेकंड शेल में यू हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको मिल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज 7 एंड यू हैव कॉन्फ़िगरेशन एज 1s2, 2s2 देन 2p3। सो इसकी लास्ट शेल में आपके पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए जो इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें हम डिपिक्ट करते हैं 5 डॉट्स। देन लुइस डॉट स्ट्रक्चर इसी बेसिस पे आप मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के भी बना सकते हो। उसमें भी जो भी वो बॉन्ड बना रहा है, सिंपल तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कंबाइन करने के लिए, मतलब उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो शेयर करेगा, और जैसे जैसे वो बॉन्ड बनाता है वैसे वैसे ही आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, स्पेशली 1 to 30 आपके टिप्स पे होने चाहिए।
देन ऑक्टेट रूल, तो जैसे हमने बोला कि हर एलिमेंट की ये कोशिश होती है कि वो अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करे, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता सभी एलिमेंट्स के लिए, मतलब ये रूल तो है क्योंकि ये जनरलाइज किया गया है कि हाँ तभी एटम स्टेबल हो सकता है, लेकिन इसके काफ़ी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस में सबसे पहला है ड्यूप्लेट, मतलब अब हाइड्रोजन, हीलियम, इन एलिमेंट्स के लिए आप ऑक्टेट रूल नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी हमेशा फर्स्ट शेल में फिलिंग होगी और फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो एक्चुअली हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दे ऑल जस्ट कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट, नॉट ऑक्टेट, राइट। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जैसे कि आपके पास अगर बोरोन है, सो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 5, 1s2, 2s2 and 2p1। अब किसी भी एलिमेंट को जब केमिकली कंबाइन करना होता है तो वो ये देखता है कि मेरी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड है, जिनको मैं पेयर कर सकूं और बॉन्ड बना सकूं, कि एक जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो सिर्फ उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मगर उसके पास ये जगह खाली पड़ी है 2p में। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप कराएगा और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसके पास होंगे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना बॉन्ड बनाता है, तो दैट मीन्स अब बोरोन 3 बॉन्ड्स बनाएगा। चलो अब बोरोन ड्रॉ किया हमने और मैंने इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रॉ कर दिए, एंड सपोज मैं इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनवाती हूँ इसका, तो ये ऐसे बना लेगा, तो इसके अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अभी भी इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं की है, राइट, मगर ये एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जिस्टेंस बिकम्स एक्सेप्शन टू दिस रूल कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाते बट स्टिल दे डू एग्जिस्ट। सिमिलरली AlCl3 भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। किसको बोलते हैं हाइपरवेलेंट? जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जैसे कि सबसे फेमस वाला इसका एग्जाम्पल है PCl5। अब फॉस्फोरस इज 15, उसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। सो होगा क्या कि ये 3s का 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से यहाँ जंप करवा दूं तो इसके पास हो जाएंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉस्फोरस कैन मेक 5 बॉन्ड्स। अब इसके बॉन्ड्स अगर हम बनाएं तो ये है फॉस्फोरस एंड वी आर मेकिंग 5 बॉन्ड्स विद क्लोरीन। सो इन टोटल अगर फॉस्फोरस के बाहर आप चेक करो तो 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के, तो टोटल तो 10 हो जाते हैं, which is again violation of octet rule. So hypervalent compound जैसे कि PCl5 या SF6 वो भी octet rule को violate करते हैं। Next is odd electron molecules जैसे कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड, उसमें आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लास्ट शेल में 7 and 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि ज़ेनॉन जो है वो एक नोबल गैस है और नोबल गैस की लास्ट शेल तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू रिएक्ट, वो ऑलरेडी उनके पास सब है जो चाहिए, लेकिन फिर भी ज़ेनॉन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि XeF2 या फिर XeF4, XeF6, ये सारे कंपाउंड ज़ेनॉन के ये प्रूव करते हैं कि चाहे उनकी जो लास्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है मगर फिर भी वो केमिकल कॉम्बिनेशन में इंटरेस्टेड हैं। सो ऑक्टेट रूल बढ़िया है, एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दी है उसने, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
Then comes lattice enthalpy of ionic compounds, कि lattice enthalpy किसको कहते हैं। पहली बात आयनिक कंपाउंड, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड की बात की थी कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है। आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब आपके पास एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, जो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो सबसे अच्छे मेटल्स हैं, वेरी इजीली दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये 2,8 बन जाएगा, ये बन जाएगी एक कैटायन। एंड अगर आपके पास क्लोरीन है विच इज 287, सो इट बिकम्स Cl नेगेटिव और ये बन जाएगा 288 और ये है एक एनायन। इनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सोडियम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कंप्लीट ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का आयनिक बॉन्ड में। और जब भी ये कैटायन और अनायन आपस में कंबाइन करते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। एंड इसका रिवर्स भी, मतलब अगर आप NaCl को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट करना चाहोगे, तब भी बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसको भी कहा जाता है लैटिस एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें, इट सेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic crystal is formed from its constituent ions in the gaseous state, right? So जैसे ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है, ये completely अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और आपके पास बन जाएगा NaCl का ionic crystal. So the formation of ionic compounds would primarily depend upon, क्या फैक्टर्स हैं, किन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट थिंग इज कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसे मैंने कहा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने में, सो द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कितना इजीली Na लूज कर रहा है, कितना इजीली Cl गेन कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आपका आयनिक कंपाउंड बने, राइट। फिर ये कहता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट इज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, Na से Na पॉजिटिव बनना इजी होना चाहिए। सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl से Cl नेगेटिव बनना भी इजी होना चाहिए। और हाई लैटिस एंथैल्पी की जब वो कंबाइन करे, जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी, दैट मीन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उन दोनों आयंस के बीच में। So we conclude that the ionization enthalpy of atom forming the cation should be low. Ionization enthalpy low होनी चाहिए. Electron gain enthalpy of atom should be highly negative. नेगेटिव मीन्स ज्यादा अमाउंट में रिलीज होनी चाहिए, जितने रिलीज हुई मतलब उतनी कम यूज हुई है बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। एंड थर्ड इज लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई, मतलब जब वो दोनों कंबाइन करें तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन में जैसे मैग्नीशियम से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करने हैं, तो उसको इजी होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। सबसे इजी होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए, एल्कली मेटल्स के लिए, और उसके बाद ग्रुप 2 मेटल्स के लिए जो कि हैं एल्कलिन अर्थ मेटल्स। ये Cl से Cl नेगेटिव जब बनेगा, जो इसकी लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, उसकी शेल कंप्लीटली फिल हो जाती है और वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए वो जल्दी से चाहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आए और मैं स्टेबल हो जाऊं, जिसकी वजह से NaCl का बनना, कंबाइन करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और NaCl एक बहुत अच्छा आयनिक कंपाउंड बन जाता है। Next is lattice enthalpy of ionic compounds. So amount of energy released when 1 mole of ionic crystal formed from its constituent ions in gaseous state. And it may also be defined as energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound. मतलब उनका मिलना भी lattice enthalpy, उनका
अलग होना, सेपरेट होना, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट होना भी लैटिस एंथैल्पी होता है। एंड वी टॉक्ड अबाउट साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑफ आयन, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लैटिस एंथैल्पी को। देन लेट्स समराइज दिस टॉपिक। हमने किया कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। तो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, जिससे मिलती है उनको स्टेबिलिटी। आयनिक बॉन्ड में आपके पास एक कैटायन बनेगी, एक एनायन बनेगी। कैटायन इज formed when you lose electron and anion is formed when atom gains electron। और जब ये कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करते हैं बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। सो हमने किया कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी लास्ट शेल मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन ऑक्टेट भी सबकी नहीं कंप्लीट हो सकती। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर वो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। वो जैसे कि AlCl3 की हमने बात की तो वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है, या BH3 की बात की वो भी डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मगर उनकी एग्जिस्टेंस से हमें मिलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। सो दिस विल ऑल फॉर दिस टॉपिक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।